साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए मध्य प्रदेश एवं भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। यानी कि इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। पूरी डिटेल में हर एक प्रश्न के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, तो आप जा करके वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। यूनिट 2 आपका यहाँ पर कवर किया जाता है। भारतीय इतिहास एवं मध्य प्रदेश इतिहास का भी कुछ हिस्सा यूनिट 2 के अंतर्गत आ जाता है। तो हर एक प्रश्न के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रैक्टिस करना ही अब आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, प्रैक्टिस सेट लगाना छोड़ देंगे, तो फिर आप एग्जाम के एक महीने पहले सारी चीज़ें आपको नई लगने लगेंगी। फिर से आपको शुरू से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, लोग कहते हैं कि सर एग्जाम का कंपटीशन बढ़ जाएगा एग्जाम डेट बढ़ने की वजह से, मगर मेरा मानना है एग्जाम का कंपटीशन कम हो जाता है एग्जाम डेट बढ़ने की वजह से। क्योंकि लोग जो है वो तैयारी करना छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि चलिए फिर से 15 दिन पहले तैयारी कर लेंगे। लेकिन वही जो लोग अभी से ही तैयारी करना बराबर कंटिन्यू रखे हैं, बराबर प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा रहे हैं, सारी चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, वो इस वक्त दूसरों से आगे निकलते चले जा रहे होंगे। ठीक है, वहीं जाकर के जो है कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। जो पहले से तैयारी कर रहा है, जो लगातार तैयारी कर रहा है, वो उन लोगों से आगे निकल जाता है। इसीलिए हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। ठीक है, तो हर एक प्रैक्टिस सेट को आपको लगाना है। सुबह 7 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर लेकर के आते हैं 360 डिग्री, जो आपका यूनिट 8 कवर करती है। हर एक जानकारी आपको वहाँ पर दी जाती है यूनिट 8 से संबंधित। और आपको 12 बजे हम आपके लिए यूनिट 2, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 10, यूनिट 9 की वीडियो लेकर के आते हैं। तो आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है कालाशोक और ऑप्शन नंबर डी है महापद्मनंद। अब आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी लेना है, उस पर 10 नंबर डालने हैं, उसके सामने अपना आंसर लिख देना है। फिर जितने आपके आंसर गलत होते हैं, जितने सही होते हैं, उनको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, कोई नई चीज़ अगर आपको इस प्रश्न से संबंधित मिलती है तो बस उसी प्रश्न के आगे उसको लिख लेना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। किसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? सही आंसर डी, यानी कि महापद्मनंद को यहाँ पर अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। सर उनको इस नाम से क्यों जाना जाता है, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, तो मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा अग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। अब आप क्या करेंगे, अपना आंसर अगर आपका सही है या गलत है उसको टिक करेंगे, उसके आगे लिखेंगे कि जो महापद्मनंद के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो सर्वछत्रांतक, अपरो परशुराम और अग्रसेन, ये महापद्मनंद के नाम हैं। और उन्हीं के आगे लिखेंगे कि इसने जो है नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये जब आप रिवाइज करने बैठेंगे, जब आपका एग्जाम आएगा, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, पुरा स्थल ऐरण किस नदी के किनारे स्थित है? जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश में ऐरण स्थित है, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है बीना नदी, ऑप्शन बी है काली सिंध नदी, ऑप्शन सी है तमसा नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा नदी। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि बीना नदी के किनारे पुरातात्विक स्थल जो ऐरण है वो स्थित है। आइए अब आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं कि कहाँ पर आप कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल भानुगुप्त के अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो ऐरण स्थल है वो भानुगुप्त के अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध है। ये बीना नदी के किनारे स्थित है। कभी कभी आपको बीना की जगह पर बेतवा भी दिया जाएगा, तो बेतवा भी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो बीना नदी है वो बेतवा की सहायक नदी है। तो आपको ये भी याद रखना है, नहीं तो अगर आपको बीना नहीं मिलती है तो फिर आप गलत आंसर करके आएँ। तो याद रखिएगा, बीना जो है बेतवा की सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ पर सांस्कृतिक स्तर एवं अन्य कई शिला अभिलेख पाए गए हैं, तो बहुत सारे अभिलेख यहाँ पर पाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है फिरोज शाह तुगलक। चलिए आप आंसर टिक कर लिए होंगे, चलिए आपको आंसर दिखाते हैं। सही आंसर सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। तो चलिए आपको बताते हैं कुतुब मीनार का निर्माण कैसे हुआ था, किसके नाम पर रखा गया था इस मीनार का नाम। तो देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया था और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो शुरुआत किसने कराई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा कब हुआ था? तो इल्तुतमिश के काल में। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका जो है नाम कुतुब मीनार रखा गया। अभी आईएएस के एग्जाम यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? फिर वहाँ पर ये सूफी संत का नाम भी था और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी नाम था। तो लोग कन्फ्यूज हो गए थे, लोगों को लगा था अगर कुतुबुद्दीन ऐबक बनवा रहा है तो अपने नाम पर ही रखेगा, लेकिन याद रखिएगा कुतुब मीनार का नाम जो प्रसिद्ध संत
हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, तो फिर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवा दिया, यानी कि अब 5 मंजिला इमारत हो गई है आपकी, कौन सी, कुतुब मीनार। चलिए, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई योगदान नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं कुतुब मीनार से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी है कबीर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अब्दुल रहीम खाने खाना। चलिए आंसर देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इस प्रश्न को और किस तरह से पूछा जा सकता है जब पेपर को कठिन बनाया जाएगा। सही आंसर है ए, यानी कि अमीर खुसरो ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है हिंदी की खड़ी बोली में, इसलिए उन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। चलिए आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं, फिर आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या फिर हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। उनका मानना था कि हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है, यानी कि हिंदी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, आपको हिंदी खड़ी बोली की जगह कौरवी भी दिया जा सकता है, क्योंकि हिंदी खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी भी कहते हैं हिंदी खड़ी बोली को। ठीक है, और ये मेरठ साइड में बोली जाती है। तो आपसे यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए हिंदी खड़ी बोली के स्थान पर कौरवी का जनक किसे कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आंसर आपका यही होगा, अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5, किस नदी को प्राचीन काल में चरमावती भी कहा जाता था? एमपी का यहाँ पर इतिहास का प्रश्न है। ऑप्शन ए है चंद्रकेसर, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है तवा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पार्वती। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि चंबल नदी को प्राचीन काल में चरमावती भी कहा जाता था। अब चरमावती क्यों कहा जाता था, आइए उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की मऊ तहसील से जानापाव पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती है। महाभारत में कहा गया कि राजा रंतीदेव द्वारा अतिथियों के संस्कार के लिए बलिदान की गई गायों के चर्म से जो खून बहा था, उससे ही चरमावती का यहाँ पर उद्गम हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने जो है अतिथियों के संस्कार के लिए गायों का यहाँ पर गायों को कटवाया था, जो भी है, फिर उसकी वजह से उसके चर्म से जो खून निकला था, वहाँ से चरमावती का यहाँ पर उद्गम हुआ था, जिसे हम चंबल नदी के नाम से अब जानते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली भी कहा जाता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है मोइनुद्दीन, ऑप्शन बी है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी है नासिरुद्दीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि नसीरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं कि नसीरुद्दीन किसके शिष्य थे। तो देखिए, शेख नासिरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। उन्हें यह अपनी पदवी चिराग दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो याद रखना, आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि चिराग दिल्ली के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आप बता देंगे शेख नासिरुद्दीन। आपसे पूछा जाएगा किसके शिष्य थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे शेख नासिरुद्दीन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। सारे आपने आंसर लिखते चलने हैं आपको, और आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि आपके कितने नंबर आए हैं। प्रश्न नंबर 7, अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारतें कहाँ पर पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है फतेहपुर सीकरी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारतें पाई जाती हैं। चलिए कुछ इमारतों के नाम आपको बता देते हैं जो फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। तो देखिए, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। यहाँ स्थित प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिष महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि है। ठीक है, तो ये सारी इमारतें कहाँ पर स्थित हैं, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। तुर्की सुल्तान का जो महल है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। तो ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा कि स्थापत्य कला का मोती किस एक इमारत को कहा गया है, तो किसको कहा गया है, तुर्की सुल्तान का जो महल है उसे जो है स्थापत्य कला का मोती कहा गया। किसने कहा है, तो पर्सी ब्राउन ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो अतिरिक्त चीज़ें आपको मिल रही हैं उसको आपने जो आंसर जहाँ पर लगाया है उसके सामने आपको टिक मार्क करके लिख लेना है कि पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती किसे कहा है, तो तुर्की सुल्तान के जो महल है उसे स्थापत्य कला का मोती कहा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के यह गुफाएं बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं, तो कौन सी गुफाएं हैं जिन्हें बौद्ध चित्र का प्राण कहा जाता है? ठीक है, तो एमपी के इतिहास से यह प्रश्न है। ऑप्शन ए है भीमबेटका की गुफाएं, ऑप्शन बी है उदयगिरी की गुफाएं, ऑप्शन सी है बाघ की गुफाएं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पांडव की गुफाएं। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर लगा लिया होगा आपने। सही आंसर सी, यानी कि बाघ की गुफाओं को बौद्ध चित्र के प्राण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सारी चीज़ें आपको हम रिटन फॉर्म में इसीलिए उपलब्ध करा रहे हैं कि जब आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें तो बड़ी आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर कैसे
कैसे जाना है लिंक भी हमने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से अगर आप नहीं पहुँच पाते हैं तो सीधे टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा चैनल और लोगो देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सारी वीडियो, सारे प्रैक्टिस सेट, देखिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो सारे प्रैक्टिस सेट जो हमने आपके यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 7 सबके प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, वो सब आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप देख सकते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट हर एक यूनिट के लिए बना दी गई है। चलिए, बाघ की गुफाएं धार जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। इन गुफाओं को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है। तो बाघ की गुफाएं, अजंता की गुफाएं दोनों समकालीन है। ठीक है, ये गुफाएं बौद्ध विहारों के रूप में विकसित की गई थी। इन्हें बौद्ध चित्र के प्राण भी कहा जाता है, और रंगीन चित्रकारी के कारण इन्हें रंग महल भी कहा जाता है। तो बस जहां पर आप अपना आंसर टिक करेंगे वहीं सामने लिख लेंगे, बाघ की गुफाओं को रंग महल भी कहा जाता है और इन्हें बौद्ध चित्र के प्राण भी कहा जाता है। ये दो चीज़ें आप वहाँ पर टिक मार्क कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 9, जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। देखिए टॉमस रो जो है एक अंग्रेज व्यापारी था, वो मिलने आया था जहांगीर से, तो जहांगीर की उससे मुलाकात कहाँ पर हुई थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है फतेहपुर सीकरी। आइए देखते हैं आंसर। आंसर टिक कर लिया आपने, सही आंसर है बी, यानी कि अजमेर में जहांगीर ने टॉमस रो से मुलाकात की थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में, कब आया, कैसे आया, सारी जानकारी। देखिए टॉमस रो जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से 1619 ईस्वी तक रहा, 4 साल भारत में रहा। वह 1616 में जहांगीर का फरमान लेकर के इंग्लैंड लौटा, और मुगल दरबार में अंग्रेज़ों का इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। ये जहांगीर ने लिख करके दिया था कि अगर मुगल दरबार में कोई भी अंग्रेज आता है तो उसका इसी तरह से स्वागत होता रहेगा। यही फरमान यहाँ पर जहांगीर ने लिख करके दिया था। तो 1615 से 1619 में रहने के बाद एक बार 1616 में वो इंग्लैंड गया था, और वहाँ पर वह फरमान उसने सबको दिखाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, अभी हाल ही में पूछा गया परीक्षाओं में। इनमें से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। भारत में इनमें से किसका मकबरा नहीं है, और केवल मुगल शासक की बात की जा रही है। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। चलिए आंसर देखते हैं, सही आंसर है डी, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, अब इन दोनों का मकबरा कहाँ पर है वो भी हम आपको बताएंगे, आइए देखते हैं। तो मुगल शासक बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल एवं शाहदरा लाहौर में स्थित है। यानी कि जो बाबर का मकबरा है वो काबुल में है। काबुल कहाँ पर है, तो काबुल अफगानिस्तान में है। ठीक है, और जो जहांगीर है उसका मकबरा शाहदरा में है। शाहदरा कहाँ पर है, लाहौर, लाहौर माने पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये दोनों जो मकबरे हैं मुगल सम्राट के, वो दोनों मकबरे भारत के बाहर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इन दोनों मकबरों के बारे में आपसे प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए अब आपके नंबर कितने आए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और ये वीडियो कैसी लगी आपको बताना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम हर एक प्रैक्टिस सेट ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे। रोज सुबह 7:30 बजे आपके लिए करंट अफेयर की 360 डिग्री करंट अफेयर क्लास आती है, उसको देखना अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपका यूनिट 8 जो है वो बिल्कुल क्लियर होता हुआ चल रहा है। साथ ही साथ में स्पोर्ट करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटना संग्रह, जो आपका यूनिट 8 का भाग है वो वहाँ पर हम डेली कवर कराते हैं, पूरे विस्तार से कवर कराते हैं। तो वो वीडियो आपको देखते हुए जरूर चलना है। अगर आपने अभी नहीं देखी है तो अभी जाकर के देख सकते हैं, चैनल में अभी अपलोड आपको दिख जाएगी। ठीक है, इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में, जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।